साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। और अब हम यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, जो आपका हाईली डिमांडेड टॉपिक टॉपिक है, और वो है कि डीबीटी जीआरएफ का, जैसा कि आपका आंसर की आ चुका है और आपके जहन में जो सबसे इम्पोर्टेंट बच्चों के दिमाग में चल रहा है वो ये है कि आपका कट ऑफ क्या होना चाहिए। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा आपको यहाँ पे ये ऐसा नहीं है कि जैसा कि मैं आपको पिछली बार का भी बता दूं कि मेरे तरफ से ये नहीं रहता है कि हाँ ऐसा गया तो मैं 210 या 225 या 250 बता के खत्म कर दूं। थोड़ा सा एक एनालिसिस होती है, कोई भी चीज एक डेटा होता है, आपको उसको एनालिसिस करके तब बताना होता है। इसी वजह से मैंने थोड़ा टाइम लिया है और आपको भी यहाँ पे समझना पड़ेगा, तो थोड़ा सा 5-10 मिनट फुर्सत से यहाँ पे इस वीडियो को देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। नहीं तो फिर आप निगेटिव कमेंट करना शुरू कर देंगे कि ऐसा नहीं है ऐसा है, हालांकि उससे मुझे कोई ज्यादा उतना वो भी नहीं है, बट स्टिल फिर भी जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि कट ऑफ प्रिडिक्ट करना क्यों इम्पोर्टेंट है। इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी आपके सामने जो है वो दो एग्जाम नजदीक आ गए हैं। पहला तो आपका सीएसआईआर का एग्जाम नजदीक है, क्योंकि अगर जिन बच्चों के कम नंबर आ रहे हैं या जो अपने बॉर्डर लाइन पे हैं, वो वापस से शिफ्ट कर जाएं सीएसआईआर एग्जाम के लिए। और कल जो ताजा नोटिस आपकी आईसीएमआर जीआरएफ का आया है, तो वो भी एक आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है, जो कि आपका उसके जस्ट बाद जुलाई में आपके पास एग्जाम होगा। और जैसा कि आप हमारे साथ जुड़ के देख ही लिया है कि आपको मैंने आईसीएमआर में भी सिलेक्शंस करा के दिए हैं, डीबीटी में भी अगर सब कुछ ठीक रहा तो कई सारे बच्चों के सिलेक्शंस होंगे। और उसके बाद इस प्लेटफॉर्म से कितने क्वेश्चंस एग्जाम में मैच कर रहे हैं वो आपकी आंखों के सामने है। तो बैक टू नॉर्मल होके आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे साथ। ठीक है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ वो ये चीज है कि आपका जो कट ऑफ के रिगार्डिंग सारी बातें चल रही है, तो सबसे पहले मैं जाने से पहले मैं एक बात और कहना चाहूंगा। वो उन बच्चों के लिए है, क्योंकि जिन बच्चों का मार्क्स, अगर मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर आपके मार्क्स जो हैं वो 160 के ग्रेटर देन आ रहे हैं, ठीक है, तो आप ये मत समझिए कि आप बेकार हैं या आपने मतलब आप आउट ऑफ द रेस हैं। हालांकि डीबीटी के केस में तो डेफिनेटली अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं और अगर आपके 160 के नीचे ही नंबर हैं, सॉरी ये सिंबल गलत लग गया, 160 के नीचे ही नंबर आ रहे हैं, तो आप रेस से तो बाहर ही है। बट स्टिल आप एक जेआरएफ की रेस में अभी भी बने हुए हैं, क्योंकि अगर 160 नंबर मेरे हिसाब से जो आता है बच्चे का, उसमें ये है कि बच्चा साइंस को समझ चुका है, बस उसको एक सही दिशा और दशा देने की आवश्यकता है। मतलब इसका ये मतलब है कि आपको दिशा नहीं पता है, आप कभी इधर जा रहे हैं कभी आप इधर जा रहे हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम इस जगह आ रही है। बट फिर भी आपने साइंस को समझ लिया है, लेकिन आपको ये नहीं पड़ा है, पता है कि आपको कैसे उसको ग्राउंड लेवल पे लेकर आना है। ठीक है, तो ये बच्चे जो इस वाले कैटेगरी में आ रहे हैं वो मेरे हिसाब से अपने आप को वापस से उठ खड़े हों सीएसआईआर और आईसीएमआर के लिए, क्योंकि कभी भी पासा जो है वो आपका पलट सकता है। समझ में आ रही है बात। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कट ऑफ की, तो बहुत ही शॉर्ट में करेंगे। और इसके अलावा अगर आपको और भी डिटेल में वीडियो चाहिए होगा तो मेरा पिछले बार का कट ऑफ का वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने और भी डिफरेंट पहलुओं को कवर किया था। तो सबसे पहले जो एग्जाम आप देने जा रहे हैं उसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें आपको कितनी फेलोशिप अवार्ड होती है, जो कि इस केस में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन ही रहती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये डीबीटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे है, जहां पे इन्होंने लिखा हुआ है कि अंडर द कैटेगरी 1 देयर इज ए प्रोविजन टू सेलेक्ट अप टू 500 फेलो फॉर अवार्ड ऑफ डीबीटी फेलोशिप, यानी कि 500 बच्चों को ये जीआरएफ क्वालिफाई कराते हैं, जो कि एक अच्छा नंबर है। ठीक है। और सबसे पहली बात यह है कि 2019 तक जब उन्होंने सबको मर्ज नहीं किया था, 2018 तक, तो ये नंबर आपका 291, 200 या 275 ये बोलते थे। और वो कुछ चीजें प्लस माइनस के तौर पे होती हैं कि कभी फंडिंग एजेंसी के पास फंड होगा तो 10-5 फंड बढ़ा देगा या घटा देगा। बट अगर आप इस डेटा को देखेंगे, जैसे ही इन्होंने 2019 में थोड़ा सा ये नंबर इंक्रीज हुआ, 290 तक गया, और जैसे ही 2020 में भी नंबर जो है वो इंक्रीज है, और 2020 के बाद जो है, ठीक है, अगर आप 2020 से टच करेंगे तो यहाँ पर ये 400, यानी कि आप लगभग डबल कह सकते हैं, जो कि 200 नंबर की फेलोशिप इंक्रीज हुई है। फिर 2021-22 में थोड़ा सा ये आपका कम हुआ है। ठीक है, मतलब 2021 में, 2020 में 477, 2021 में 455, और 2022 के पेपर में अगर आप देखेंगे तो वहां भी शायद 450 के आसपास हुआ है। हालांकि 500 फेलोशिप ये कभी नहीं देते हैं, बट क्या पता कभी भी वो बढ़ा घटा सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से ये समझ में आई कि जो फेलोशिप का अमाउंट है वो आपका कितना है, वो आपका बढ़ेगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। 500 फेलोशिप है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे, जब ये 2020 में पेपर हुआ है तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपका ये ग्राफ प्लॉट किया गया है कि कितने एप्लीकेशन इनको मिले। तो जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेशन इनको आज तक मिले थे वो आपको 2020 के पेपर में मिला था, जिसमें बच्चे भी काफी ज्यादा अपियर हुए, क्योंकि उस टाइम पर क्या था, कोविड का सिचुएशन था और चीजें अनुकूल नहीं थी।
तो क्या था कि बच्चे ज्यादा बैठे, इसी वजह से उस पर्टिकुलर पेपर की जो कट ऑफ थी वो 236 थी। तो आप उस चीजों से कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि वो एक अलग सरकमस्टांस था, क्योंकि आज की डेट में आपके सारे पेपर बैक टू नॉर्मल हो रहे हैं। तो जिस बच्चे को जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो बैठ नहीं रहा है। इस टाइम पर क्या था कि आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी थी नहीं, ठीक है, मतलब आप चाह के भी किसी कॉलेज में मूव ऑन नहीं कर सकते थे। तो इसी वजह से बच्चे वेट कर रहे थे। और किसी भी जेआरएफ के एग्जाम के लिए 7-8 महीने की प्रिपरेशन बहुत होती है। और इवन मैं तो कहूंगा कि डीबीटी जेआरएफ और आईसीएमआर जेआरएफ के लिए अगर आप 3-4 महीने भी अगर आप स्ट्रेटजी के साथ पढ़ते हैं तो इनके लिए मोर देन सफिशियंट है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर आपको 1 साल से ज्यादा का समय मिल गया, 2019 में एग्जाम जो था वो आपका अप्रैल में हुआ था, उसके बाद 2020 का एग्जाम आपका अक्टूबर में हुआ, ठीक है। तो 1 साल से ज्यादा का समय मिला, इस वजह से ये कट ऑफ जो थी वो 236 गई। और इस बीच में कोई भी एग्जाम नहीं कंडक्ट हुआ किसी भी तौर पे जेआरएफ का, मतलब जब कोविड आया जनवरी के बाद। कहानी समझ में आ रही है? बात को समझना, भी सब चीजें इंटरकनेक्टेड होंगी, ये मत सोचना कि कहानी बता रहे हैं। अब हम सीधा पॉइंट पर आते हैं। कट ऑफ की मैं बात करूंगा, तो कट ऑफ की जो मैं बात करता हूं, अगर मैं पिछली बार का कट ऑफ मैं आपको बताऊं, जो कि आपका 186 है जनरल के लिए, ठीक है, ये आपका पिछली बार का कट ऑफ था, जो कि आपका ये 2022 का मैंने लगाया है। 2021 में ये कट ऑफ जो थी वो शायद 195 या 4 जो भी रहा होगा, एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं है। और 2020 जो है वो आपका 236 था। 2019 में जो कट ऑफ है वो आपकी शायद, मुझे अगर ध्यान है, 181 है, ठीक है। और 2018 की मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि उसके पहले केवल और केवल बायोटेक वाले बच्चे पेपर देते थे। तो आप उससे कंफ्यूज तो मत ही होइए, ठीक है, क्योंकि जब वहां पे नंबर ऑफ युद्ध करने वालों की संख्या ही नहीं है तो आप क्या वहां पे बात करोगे, ठीक है। तो वो एक अलग सर्कमस्टेंसेस था। मैं बात करूंगा 2019 के बाद की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 2021 के बाद से एनटीए ने पेपर कंडक्ट कराना शुरू किया, एक अच्छा पेपर का लेवल सेट किया इन्होंने, जिससे सारी चीजें बैक टू नॉर्मल आ गई। अब जो इम्पोर्टेंट चीज है वो मेरे लिए, जो मैं कहना चाहता हूँ इम्पोर्टेंट है, उसके पीछे दो रीजन है। और वो रीजन ये है कि जो आपका पेपर मैंने एनालिसिस किया कि मेरा क्या ओपिनियन है आपके 2023 के पेपर को लेके। तो मुझे जो पेपर देखकर लगा, ये पेपर ना ही 2022 के जैसा था, ना ही ये पेपर 2021 के जैसा था, ना ही 2019 के जैसा था, और ना ही ये 2020 के जैसा था। मैं इसको एज अ डीबीटी की हिस्ट्री में थोड़ा सा मैं यूनिक पेपर कहूंगा। यूनिक का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे बहुत जबरदस्त क्वेश्चंस आए थे या ऐसा ऐसा फ्रेम किया, मतलब इस पैटर्न पे या इस लिहाज पे डीबीटी थोड़ा सा कम क्वेश्चंस पूछते थे, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 2030 का पेपर अपने में ही डिफरेंट था। अगर मैं सेक्शन ए और सेक्शन बी की बात करूं, तो सेक्शन बी में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस थे। अगर बच्चों ने कामनेस के साथ क्वेश्चन किया होता तो डेफिनेटली आप 50 क्वेश्चन यहां से आउट ऑफ 150 निकाल सकते थे। और अगर आपने ठंडे दिमाग से किया होगा तो एटलीस्ट आप 45 क्वेश्चन तो यहाँ पे बनते ही थे, जो कि एक जेन्युइन डीबीटी के पेपर में आप निकाल सकते हैं। मेन मुद्दा आता है आपके सेक्शन ए का। तो सेक्शन ए की कहानी जो रही है, जो मुझे समझ में आई है, वो ये समझ में आई है कि 25 क्वेश्चन तो थे कि जो आप कर सकते थे, 50 में 25 क्वेश्चन, यानी कि अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो एटलीस्ट आपके 75 क्वेश्चन जो थे वो इस पेपर में करने वाले थे, अगर आप ठंडे दिमाग से करते हैं। और अगर मैं 5 निगेटिव भी मान लूं तो 70 क्वेश्चन, और 70 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 नंबर का पेपर डीबीटी ने आपको दिया था कि आप आसानी के साथ क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आपने उस पेपर को भुनाया नहीं भुनाया वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। और इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो अब मैं बात करूंगा कि यहाँ पे क्या कट ऑफ हो सकती है। तो पहली बात तो जो मैंने क्लियर कर दिया, पेपर जो था वो स्लाइटली डिफरेंट था। अगर मैं इसको एक शब्दों में पिरोना चाहूँ कि थोड़ा सा मुझे जो लगा है, ये पेपर आईसीएमआर जैसा पेपर आया था इस बार। पहली चीज ये जानकर आपको शॉक्ड होगा, लेकिन मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ कि लिटिल बिट का जो पेपर था वो आईसीएमआर जैसा था। उसके अलावा ये पेपर जो मुझे फील आया कि ये पेपर एनटीए ने कंडक्ट, मतलब एनटीए ने द्वारा ही पेपर हुआ है, बट पेपर जो है वो आरसीबी ने मतलब पेपर बनाया है, मतलब आरसीबी ने, मतलब रीजनल सेंटर बायोटेक्नोलॉजी ने पेपर बनाकर एनटीए को दे दिया। एनटीए ने शायद इस बार, जो मुझे ऐसा फील आ रहा है कि एनटीए ने पेपर नहीं बनाया है, क्योंकि एनटीए ने जब भी पेपर बनाया है थोड़े से और अच्छे अच्छे क्वेश्चन उन्होंने डाले हैं। इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि एनटीए ने पेपर बनाने से कटा है। उसने कहा है कि भैया हम पेपर करा देंगे, लेकिन मेरे पास इतने सारे पेपर कराने की जिम्मेदारी है, तो पेपर वेपर आप बनाओ, मैं नहीं बनाऊंगा। जो मुझे समझ में आ रहा है, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। तो मुझे जो समझ में आ रहा है, क्योंकि और इसके अलावा जो एक पोल मैंने क्रिएट किया था, ठीक है, उसके रिगार्डिंग अगर मैं जाऊं तो उसमें 220 के ऊपर कोई ऐसा नहीं है कि ड्रास्टिक 100 वोट्स मेरे को देखने को मिल गए। ऐसा कुछ नहीं था, एक्सेप्शन हर जगह होते हैं। 5 7 8 10 बच्चों के नंबर आ रहे हैं 220 प्लस पे, ठीक है। या मान लो कि अगर 100 बच्चों का भी मान लो कि मैं 220 के प्लस है, बट जो मेजोरिटी ऑफ जनसंख्या है वो 180 से लेके 220 के बीच में ही लाई कर रही है, ठीक है।
क्योंकि ऐसे पेपर्स में जब फीडबैक मेरे को मिला, बहुत सारे बच्चे बोले कि अरे सर पेपर बहुत इजी था। अरे भाई जब पेपर बहुत इजी था तो आज तुम्हारे नंबर क्यों कम आ रहे हैं? क्योंकि कम इसलिए आ रहे हैं क्योंकि तुम्हारा इजी के लिए भी तुम तैयार ही नहीं थे। ठीक है, और तुम्हारी ऑब्जर्वेशन ही खराब है। ठीक है, वो इजी विजी कुछ नहीं होता है, वो वहां पे पेपर बहुत बढ़िया सेट हुआ था, मॉडरेट लेवल का पेपर आया था। ठीक है, बस आपको क्या करना है कि आपको एक समा क्रिएट करना है कि पेपर बहुत इजी आया था, इजी विजी कुछ नहीं था। ठीक है, उतने में ही मैं देख रहा हूँ मेरे पास बहुत सारे रिस्पॉन्स सीट है, अच्छे अच्छे जो नॉर्मल क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के दिए हैं। अगर मैं इस बात को कहने में मुझे कोई बुरा भी नहीं लगेगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस एक जेआरएफ के स्टूडेंट्स ने गलती किए हैं, जो शायद अगर नीट के बच्चे को मैं पेपर दे दूंगा ना, वो सॉल्व करके नंबर ला देगा। ठीक है, तो ये चीजों को आप समझिए कि गलतियां होती है। और इसके अलावा कभी भी आप कट ऑफ का, अगर आप आईसीएमआर का ही देख लीजिए, पिछली बार का जो कट ऑफ रहा है, वो आईसीएमआर का कट ऑफ जो था वो आपका 60.2% जनरल का था, जो कोई भी अपनी हिस्ट्री में यूनिक था। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि भाई अगर आपकी सीएसआईआर और आईसीएमआर एक साथ पेपर हुआ, या आप बहुत ज्यादा तैयारी कर रहे हैं, तो आप इसमें भी नंबर ले आइए। क्यों आपका कट ऑफ बिलो चला गया? इसलिए बिलो चला गया क्योंकि आप बहुत सारी बेसिक चीजों को नहीं पढ़ते हैं, या उसको भूल जाते हैं, या उसको अटेम्प्ट करने में कतराते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऑप्शंस में बच्चे कंफ्यूज हुए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार के पेपर में सारी चीजें ओवरऑल बैलेंस ही है। ठीक है, अगर चाहे वो आप इजी मानिए जो भी मानिए, मेरे हिसाब से पेपर मॉडरेट था। ठीक है, और बाकी अगर इजी भी रहा होगा तो आपने गलतियां की हैं, जिसकी वजह से सारी चीजें बैलेंस हो गई हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कट ऑफ जो है वो, अगर मैं एक हाइपोथेटिकल कहना चाहूं कि कहां तक ये जा सकती है, तो मुझे जो बच्चे या जो लोग बोल रहे हैं कि 236 के जैसा जाएगा, तो इस बात से मैं फिलहाल के लिए असहमत हूं। मैं नहीं मानता कि 236 वाली कट ऑफ रिपीट होगी। वो बाकी ठीक है, होती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो भी बहुत अच्छी बात है, बट फिर भी मैं उस बात से एग्री नहीं करता हूँ। बट हाँ, 200 का डिजिट आपको देखने को मिल सकता है। ये मैं कहूंगा कि कट ऑफ के रिगार्डिंग 200 वाला जो लाइन है ना, ये आपको देखने को मिल सकता है। तो मैं ये कहूंगा कि जिन बच्चों के नंबर 195 से लेके 210 नंबर तक आ रहे हैं, ठीक है, वो अपने आप को एज अ सेफ साइड रख सकते हैं। ठीक है, और प्लस माइनस 5 जोड़ लीजिएगा, मतलब हो सकता है 215 मान लीजिए, और इधर 190 भी कह सकते हैं, बट ये उतना जस्टिफाइड नहीं होगा। बट इतना ये जो है 195 से 210, ये मेरे को लग रहा है कि एज अ जनरल कैटेगरी के लिए अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आप थोड़ा बहुत होप रख सकते हैं, मतलब कि आपकी चीजें बन सकती हैं। ठीक है, और कट ऑफ का मतलब भी यही होता है कि जो लास्ट बच्चे का नंबर आएगा वो 210 नंबर होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो बहुत ज्यादा सपने पिरोने लगिए, क्योंकि अभी आपके पास 2 एग्जाम है, तो उनकी तैयारी में जुट जाइए। जो होगा ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10-15-20 दिन में ये क्लियर हो जाएगा। तो 195 से 200 के बीच में जिसके स्कोर आ रहे हैं, वो अपने आप को सेफ समझे, और उसके आगे जिनके आ रहे हैं वो तो मतलब सेफ ही है मेरे हिसाब से, अनटिल अनलेस कोई बहुत बड़ा मतलब दिक्कत ना हो जाए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो यही कट ऑफ है। बाकी जो रिमेनिंग कैटेगरी है वो उसी हिसाब से देख सकते हैं कि जिस हिसाब से दिक्कत मतलब स्लाइटली बिलो जाता है। कभी कभी ये 20 नंबर का फर्क यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 186 गया तो ये 163 हो गया, फिर उसके बियॉन्ड नीचे जाता गया। कभी कभी ओबीसी का ऊपर चला जाता है, तो उसमें भी आप 10-20 नंबर का फर्क मान सकते हैं। तो ये सारी स्टोरी है, और कुल मिला के आप अगर, और सबसे अगर मैं मोटी बात करूं, अगर आपके 180 नंबर से कम आ रहे हैं तो पढ़ाई वापस से शुरू कर दो। ठीक है, समय मत वेस्ट करिए। अगर 180 के बिलो नंबर आ रहे हैं तो पढ़ाई करिए। 180 से अगर आपके ऊपर जा रहे हैं तो हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, बट 190 के ऊपर जब रहेंगे तो आप ज्यादा श्योर हो सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप 220 230 आ रहे हैं तो मेरे हिसाब से वहां पे तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होना चाहिए, अनटिल अनलेस अगर कोई बहुत बड़ा ट्रेजेडी ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा इतनी स्टोरी से। बाकी अगर आप इस बात से सहमत है तो भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, सहमत है तो भी बता सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आगे के लिए देखिए, इंटरव्यू होगा, कहीं जिनके अच्छे नंबर आ रहे हैं उनको भी आगे जाके कहीं ना कहीं इंटरव्यू फेस करना होगा, तो अपनी पढ़ाई करिए। अगर आपके पास केवल जेआरएफ है तो सीएसआईआर नेट को भी क्रैक करने की कोशिश करिए, क्योंकि कल को अगर आपको कहीं पर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है या कहीं पर एक बेटर अपॉर्चुनिटी आएगी तो वो आपके लिए काम आएगा। तो 2-4 दिन जिनके 230 240 नंबर आ रहे हैं, ये उनके लिए मैसेज है कि 2-4 दिन आप खुशी मना लीजिए, लेकिन उसके बाद बैक टू नॉर्मल आप अपने पढ़ाई पर आ जाइए। ठीक है, तो ये सारी स्टोरी थी। आशा है कि सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, और सारे पार्ट को मैंने कवर करने का प्रयास किया है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।